दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताऊंगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसे भी डे टू डे वर्क में भी आपके लिए बहुत काम की टॉपिक है, क्योंकि आरटीआई एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ टाइम आपके लिए जरूरी है, जब तक आप नौकरी में हैं। और एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में आरटीआई एक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आरटीआई एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 15 से 20 प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न मतलब आप यदि एक बार रिवीजन कर लें और थोड़ी बारीकियों को समझ लें तो सारे प्रश्न आपके सही होंगे, क्योंकि हल्का यूपीएससी के क्वेश्चन में थोड़ा सा ही मतलब जो है डेविएट करते हैं स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट डेविएट करने से आप गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से पहले क्या कोई ये एक्ट आया कहां से? इससे पहले क्या देश में कोई इंफॉर्मेशन लेने के कोई सूचना मांगने का कोई रूल था? कोई इससे पहले किसी तरह का नियम था? तो आपको पता होनी चाहिए कि आरटीआई एक्ट से पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट उतना इफेक्टिव नहीं था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 उतना इफेक्टिव नहीं था, और इफेक्टिव नहीं होने की वजह क्या थी कि इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं था। मींस न कोई अपीलेट मशीनरी थी, न कोई पीआईओ का डिसीजन को रिव्यू करने का कोई पावर था, न कोई पैनल प्रोविजंस था, और न कोई मैक्सिमम डिस्क्लोजर या मिनिमम एग्जाम्पशंस का कुछ था, न कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में। तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने ये सलाह दिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में ऐसे चेंजेस किए जाएं जिससे ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, ज्यादा प्रभावशाली हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए। लेकिन चूंकि इतने सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस करने थे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि एक नया एक्ट बनाया जाए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट्स है जिसके हनन होने पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो हाई कोर्ट में सीधे आप रिट फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल को राइट्स की सुरक्षा को सिक्योर करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू फ्रीडम है, ऐसे तो बहुत फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के हैं, तो वो बाद में आप पढ़ेंगे जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो। लेकिन इसमें मैं केवल यही बताता हूं, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदी में राइट टू फ्रीडम जो है स्वतंत्रता के अधिकार में एक अधिकार है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 1A। आर्टिकल 19 1 में है राइट टू स्पीक। राइट टू स्पीक।
मीन्स बोलने की आजादी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी है। लेकिन बोलने की आजादी क्या है? आप सही चीज बोलेंगे, गलत चीज नहीं बोलेंगे। तो कोई व्यक्ति सही तभी बोल सकता है, कोई नागरिक सही तभी बोल सकता है जब उसके पास जानकारी हो। यदि सरकार से तभी सवाल पूछ सकता है कोई जनता, या सही सवाल तभी पूछ सकती है जनता जब उसके पास सूचना हो कि सरकार क्या कर रही है। तो इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, ताकि जनता जो है डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछ सकती है। पार्लियामेंट में जनता जो है वह अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, एमपीज के माध्यम से सवाल पूछती है। लेकिन आरटीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो जनता सीधे जो है सवाल पूछ सकती है, और कभी भी सवाल पूछ सकती है। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। तो इसलिए आरटीआई एक्ट लाया गया, और आरटीआई एक्ट को 15 जून 2005 इसमें 15 जून 2005 को इसका इनेक्टमेंट हुआ। इनेक्टमेंट मीन्स यह एक्ट को प्रेसिडेंट से स्वीकृति मिली, मतलब यह एक्ट बन गया। और क्या ये सारे प्रोविजंस जो है ये एक्ट उसी दिन लागू हो गया 15 जून 2005 को ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 जून 2005 को इसके कुछ प्रोविजंस लागू हुए, और कुछ प्रोविजंस जो है वह लागू नहीं हुए। कौन कौन से प्रोविजंस लागू हो गए? तो सब सेक्शन 4 ऑफ 1, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, तो 4(1) लागू हो गया। सब सेक्शंस 1 एंड 2 ऑफ 5, तो 5 का 1, 5 का 2, सेक्शन 12, सेक्शन 12, 13, 15, 16, 24, 27 एंड 28। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं वो 15 जून 2005 को लागू हो गए, और जो रिमेनिंग प्रोविजंस है वह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 मीन्स इस एक्ट के इनेक्टमेंट के 120 दिन के बाद, 120 डेज, जब काउंट करेंगे 15 जून से, तो आपको 12 अक्टूबर 2005 से सारे प्रोविजंस लागू हो गए। तो ये हुआ, कैसे ये बना, बैकग्राउंड मैंने बताया आप लोगों को। फिर क्या किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आया, और कौन से प्रोविजंस लागू हुए। अब मैं आप लोगों को एक एक करके आपको चैप्टर वाइज बताता हूं। तो चैप्टर 1 जो रूल 1 है आरटीआई एक्ट का, उसमें चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि ये एक्ट क्या कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, तो आप लोग जानते हैं, इसका नाम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार। मेसन एक्ट 2005। जैसे कि जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्यों है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। और एक्सटेंट क्या होगा, एक्सटेंट मतलब कहां कहां लागू होगा। तो जिस समय आरटीआई एक्ट बना था उस समय बता दूं, ये पूरे देश में लागू था एक्सेप्ट जे एंड के। बट अभी जब जे एंड के रिकॉग्निशन एक्ट 2009 आया, तो इस एक्ट में भी
अमेंडमेंट हुआ और ये 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। आपको पता होना चाहिए J&K अब यूनियन टेरिटरी हो गया। तो अब पूरे होल इंडिया में लागू है ये। इसका एक्सटेंट यदि पूछा जाए तो पूरे देश में लागू है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो और कौन कौन से प्रोविजंस लागू हैं, मैं पहले ही बताया कि इनेक्टमेंट के साथ मीन्स 15 जून 2005 को, जिस दिन प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट मिला और इस एक्ट को गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया, उस दिन से बहुत सारे प्रोविजन लागू हो गए, जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, सबसेक्शंस 1 एंड 2 ऑफ 5, सेक्शंस 12, 13, 15, 16, 24, 27 एंड 28 ये डायरेक्ट जो उसी दिन से 15 जून 2005 से ही लागू हो गए और बाकी के प्रोविजन 120 दिन बाद मतलब 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुए। आगे मैं कुछ डिफिनेशंस है, डिफिनेशंस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिफिनेशंस से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। डिफिनेशंस जानना इसलिए आप लोगों को जरूरी है, 2-4 प्रश्न डिफिनेशन से ही आ जाते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है ऐसे पब्लिक अथॉरिटी से जो एस्टेब्लिश किया जाता है, कंस्टिट्यूट किया गया हो, ऑन और कंट्रोल किया गया हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो यूनियन टेरिटरी से, स्टेट गवर्नमेंट से, मीन्स या तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, इनके द्वारा जो पब्लिक अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, या ऑन किया गया है, कोई पीएसयू है, कंट्रोल किया जा रहा है या फाइनेंस फंडिंग किया जा रहा है, जैसे एनजीओ वगैरह है, गवर्नमेंट फंडेड है, तो ये सभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आएंगे। अब है सीपीआईओ। सीपीआईओ तो आप लोगों को पता ही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, शॉर्ट में सीपीआईओ कहा जाता है। सेंट्रल, ये बताने की जरूरत नहीं है ऐसा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीपीआईओ है। सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आगे हम बताएंगे आपको डिटेल्स में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन है और आप लोगों को पूछा जाएगा। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कई बार जो है इससे प्रश्न आए हुए हैं। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो है वो किस केस में क्या है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, या यदि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर होगा, ये कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होंगे। उसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, या लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ स्टेट्स में है हमारे देश में, आप बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में या राज्यसभा के केस में
कौन है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी? तो चेयरमैन, द चेयरमैन। आप ये बताएंगे कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? ऐसे मैं बताता हूँ, ये चूंकि प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चेयरमैन जो है, राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अभी धनखड़ जी हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस में यदि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संदर्भ में चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये होते हैं। तो दोनों के जो है चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जो कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो जो है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होते हैं। और यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के केस में प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो प्रेसिडेंट और गवर्नर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी के केस में जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, और यदि स्टेट पीसीएस है तो उसमें गवर्नर होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको मैंने बताया प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब है कि एक लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 239 में जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं, तो आर्टिकल 239 में आपको मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूटीज के अपॉइंट होते हैं। यूटीज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसके चीफ मिनिस्टर्स हैं। क्या चीफ मिनिस्टर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी, सॉरी, दिल्ली, पौंडीचेरी, यस। तो यूटीज के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो, यूटीज के चीफ मिनिस्टर क्या कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को यूपीएससी जो है वो फंसा देता है। तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। कई बार इससे प्रश्न आ गया है, घुमा फिरा के प्रश्न आता है। अब इंफॉर्मेशन का क्या डिफिनेशन है? इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन का डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन का डिफिनेशन है कि एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में हो। किसी भी रूप में मतलब या तो सॉफ्टवेयर में हो या हार्डवेयर में, मतलब या तो सॉफ्ट कॉपी हो या तो हार्ड कॉपी हो। कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसमें क्या आता है? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स,
मेमोज, ईमेल, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट यदि साइन हुआ है वो आता है। रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स। सैंपल्स सैंपल्स होता है जैसे कि किसी मेडिसिन का सैंपल है, किसी खाने का सैंपल, जैसे एफएसएसआई के केस में एफएसएसआई के केस में कोई सैंपल है तो वो सैंपल भी होता है। बीज का सैंपल हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। मॉडल्स, डेटा, मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट बॉडी के से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो एक्सेस कर सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन आरटीआई के दायरे में आता है। जैसे एनजीओ, एनजीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आता है। अब है पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब है। पब्लिक अथॉरिटी है कि सेल्फ गवर्नमेंट authority or body or institution of self government established or constituted under the constitution। मतलब किस तरह की बॉडी, कोई अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो या तो सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन वो एस्टेब्लिश किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या पार्लियामेंट से स्टैट्यूटरी बॉडीज कोई बना, या स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज है, या कोई नोटिफिकेशन से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो इंक्लूड कर लिया गया। appropriate government and include any body owned substantially financed। मतलब कोई भी पीएसयूज है या एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको फाइनेंस किया जाता है, तो इन सबको जो है नोटिफिकेशन इशू करके यदि पब्लिक अथॉरिटी डिसाइड किया गया है, पब्लिक अथॉरिटी माना गया है, तो ये सब आ जाते हैं पब्लिक अथॉरिटी में। और इसमें है कि एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन हमने बताया, क्या क्या है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो मतलब किसी भी, मोटा मोटा आप ये समझ आइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पीएसयूज या कोई एनजीओज, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो या स्टेट्यूटरी प्रोविजन हो, ऐसे कोई बॉडीज हो तो वो दायरे में आ जाते हैं। हालांकि हाई कोर्ट्स, कुछ कोर्ट्स ने मतलब फैसला सुनाया है कि पॉलिटिकल पार्टी भी आने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को भी रखना चाहिए। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। ये सीआईसी ने डिसाइड किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए, डिस्कॉम्स को आना चाहिए। जो मतलब डिस्कॉम्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी, इनको जो है पब्लिक अथॉरिटी में आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी आना चाहिए। तो सीआईसी ने ये डिसाइड किया है। बीसीसीआई को भी आना चाहिए, ये सीआईसी ने डिसाइड किया है। बट ये सब अंडर मीन्स कोर्ट में पेंडिंग है ये सब मैटर। अब रिकॉर्ड का क्या डिफिनेशन है। रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट या मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिपि, या कोई भी फाइल
या कोई माइक्रोफिल्म हो, या कोई माइक्रोफीचर हो, फेसिमाइल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हो, या माइक्रोफिल्म में वेदर इनलार्ज्ड हो सकता हो या नहीं हो, कोई इमेजेस हो या एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस हो ऐसे माइक्रोफिल्म में, तो ये सब रिकॉर्ड में आते हैं। कंप्यूटर या कोई अदर डिवाइस से जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो वो सब रिकॉर्ड में आता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आरटीआई एक्ट में जो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है और जो पब्लिक अथॉरिटी के पास है, उसके कंट्रोल में है। और राइट टू इंफॉर्मेशन के डिफिनेशन में जो है, आरटीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन के डिफिनेशन में राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क भी आता है। राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, वर्क डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, taking notes, extracts, or certified copies of documents or records, taking certified samples of or materials, obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes, or in any electronic mode or through printouts. Such information is stored in computer or in other device. मतलब या तो कंप्यूटर में हो या अदर डिवाइस में हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, कोई फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियोस, तो ये सारे जो है वो इंफॉर्मेशन के राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आते हैं। कभी-कभी एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क होता है, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, लेकिन ये आता है राइट टू इंफॉर्मेशन में ही इंस्पेक्शन भी आता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जानते हैं आप लोग, एसआईसी, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये अब थर्ड पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी, इसका डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट। मतलब जो पर्सन आरटीआई अप्लीकेंट है, आरटीआई अप्लीकेंट यदि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सूचना मांग रहा हो, अदर पर्सन, तो वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इवन इट्स कोई मीन्स आरटीआई एप्लीकेंट के अलावे यदि वो किसी दूसरे कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक अथॉरिटी भी हो चाहे पब्लिक अथॉरिटी नहीं हो, तो वो थर्ड पार्टी कहलाता है। डेफिनेशन के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, अभी तक 3 बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है। पहला अमेंडमेंट 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। दूसरा जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ था उसमें। और तीसरा जो रिसेंट हुआ है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो डिजिटल द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो इसके तहत जो है इसके तहत
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 8 में सबसेक्शन 1 क्लॉज जे के तहत इंक्लूड किया गया है, जो मैं आपको बात बताऊंगा कि मतलब इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब सेक्शन 8 में मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा सेक्शन 8 के बारे में, तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि ये एग्जेम्प्टेड है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन। ये रिसेंट है, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये एक्ट क्या है? तो ये एक्ट है कि प्रोवाइड द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा इन अ मैनर, मतलब इस तरीके से पर्सनल डाटा को डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोसेस करना है कि both the right of individual to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and matters connected therewith or incidental thereto। मतलब दोनों चीजें हो जाए, राइट ऑफ इंडिविजुअल मतलब उसका पर्सनल डाटा भी जो है, इंडिविजुअल का अधिकार, पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी बच जाए, और लॉफुल पर्पसेस के लिए उसके पर्सनल डाटा को यूज किया जा सके। तो ये है रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है आरटीआई एक्ट में। अब है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो किसको अवेलेबल है, इंडिया के में सबको, या केवल इंडिया के नागरिकों को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या सब विदेशी नागरिकों को भी? तो ये केवल सिटीजन्स को है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन को ये आरटीआई एक्ट जो है राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, सूचना का अधिकार दिया गया। अब एक ये है कि क्या आरटीआई एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है कि डिटेंशन आर टू बी सर्व्ड ऑन डिटेन्यू आफ्टर हिज डिटेंशन। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 3 ऑफ आरटीआई एक्ट जो है इसमें अप्लाई नहीं हो सकता है। आर्टिकल मतलब क्लाउज 5 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 5 है, क्लाउज 5 जो है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, उस उस पे ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। मीन्स तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है
उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है स्टेट जो। इवन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एन अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन contained in clause 1 and 2 of Constitution of India have in their application been excluded in respect of a person detained under any preventive detention laws। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर जो डिटेंड किया गया है उसको आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। अब है कि सेक्शन 4 में जो है, सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आरटीआई एक्ट जो है वह आपको पता है कि इंफॉर्मेशन देना है, तो इंफॉर्मेशन स्मूथली आप तभी दे सकते हैं जब इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। तो इसलिए 4A में, सेक्शन 4A, इसमें ईच एंड एवरी पब्लिक अथॉरिटी को कहा गया है कि ड्यूली कैटलॉग करना है, इंडेक्स करना है इंफॉर्मेशन को, इस तरीके से करना है कि आरटीआई को फैसिलिटेट कर सकें, और ये इंश्योर करना है कि सारे रिकॉर्ड्स जो है वो एप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड हो, कंप्यूटराइज्ड हो, रीजनेबल टाइम में। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंप्यूटराइज्ड, और नेटवर्क से जो है सारे देश में जो है इसको जोड़ दिया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट सिस्टम, सो दैट एक्सेस टू सच रिकॉर्ड इज फैसिलिटेटेड। मतलब इंफॉर्मेशन केवल मेंटेन ही नहीं करना है, इसको अपडेट भी करना है और इसको इंटरनेट से जोड़ देना है, इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पे अवेलेबल कराना है डिपार्टमेंट के, ताकि जो है वो आसान हो जाए आरटीआई को फैसिलिटेट करना। फिर 4B का क्या प्रोविजन है? 4A में कहा गया कि मेंटेन करना है रिकॉर्ड को। 4B में है कि 120 दिन इनेक्टमेंट के बाद, मतलब इस एक्ट के इनेक्टमेंट के 120 दिन बाद, 12 अक्टूबर 2005 से ये हर सीपीआई की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर्स, फंक्शन और ड्यूटीज उसको पब्लिश करे वेबसाइट पे। ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज के पावर्स एंड ड्यूटीज, साथ ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चैनल ऑफ सुपरविजन का चैनल, मतलब कौन कौन से अथॉरिटी सुपरवाइज कर रहे हैं, हायरार्की बताना डिसीजन मेकिंग में, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, नॉर्म्स सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, क्या नॉर्म्स सेट किया गया है फंक्शन के लिए, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, रिकॉर्ड्स, जो भी जो है एम्प्लॉय के द्वारा यूज किया जाता है उसके कंट्रोल में है, उस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब जिस एक्ट के तहत, जिस इंस्ट्रक्शन के तहत, जिस रूल्स के तहत जो है वो काम करता है, वो भी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है। स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय इट्स कंट्रोल। इसके साथ ही जो है particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the member of public in relation to the information। मीन्स बहुत ही तरह के बजट जो एलोकेटेड है, डायरेक्टरी है एम्प्लॉइज के, ये एग्जॉस्टिव है, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में, नेम, डेजिग्नेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ पीआईओज, और बहुत सारी मतलब चीजें हैं, रेसिपेंट्स ऑफ कंसेशंस, परमिट्स, ऑथराइजेशंस ग्रांटेड बाय इट, जो परमिट वगैरह दिया जाता है, सब्सिडी प्रोग्राम्स के जो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से उसके बेनिफिशियरीज हैं, ये सब जो है सारा डालना है। बजट डालना है एजेंसी को, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट्स और डिस्बर्समेंट। आजकल देख रहे होंगे कि आप लोग बजट जो है वो उसका डिटेल्स डाला होता है, तो ये इसी प्रोविजंस के तहत डाला होता है 4B।
all relevant facts while formulating policies. अब है कि such other information as may be required and they have to update these publication everywhere. तो इसको पब्लिक भी पब्लिश भी करना है और अपडेट भी करना है हर साल। या सारे रिलेवेंट फैक्ट्स देना है जो मतलब किसी पॉलिसी को लागू करने के लिए, और अनाउंसिंग द डिसीजंस विच इफेक्ट पब्लिक, जो पब्लिक को इफेक्ट करती है ऐसे डिसीजंस। तो ये सब जो है 4B के अंडर आता है। नहीं, 4C में आता है कि पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, तो सारे रिलेवेंट फैक्ट्स को पब्लिश करना है। या कोई डिसीजन अनाउंस कर रहे हैं तो वो भी। तो इसलिए जब भी कोई रूल बनता है तो वो वेबसाइट पे डाला जाता है क्या प्रोस एंड कॉन्स है सब। 4D में है प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजंस टू अफेक्टेड पीपल। तो 4D भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें रीजन भी बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल डिसीजन जो है, जो लिया गया है, उसके क्या कारण है, रीजंस बताना। अफेक्टेड पर्संस को बताना है। कोई ऐसा निर्णय लिया गया है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसके कारण बताना। तो गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के पास रहे, तो वेबसाइट पे रहे, ताकि जो है कम से कम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन मांगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे इजीली प्राप्त हो जाए। अब डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, ये सेक्शन 5 में है। सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि इस एक्ट के 120 दिन के अंदर, इनेक्टमेंट के 120 दिन के अंदर जो है वह सीपीआईओ या स्टेट पीआईओ जो है डेजिग्नेट किया जाएगा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिस में, ताकि सीपीआईओ और स्टेट पीआईओ जो है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो किसको प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन, सूचना मांगने वाले को, जो इंफॉर्मेशन सीक करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, उसे देगा। तो उसको सीपीआईओ और एसपीआईओ, तो ये डेजिग्नेट करना है 5(1) में। और फिर कहा गया कि यदि बिना किसी 5(1) सेक्शन में जो सीपीआईओ और स्टेट पीआईओ है, इसके अलावे जो है वो सभी सब डिविजनल लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर दिस एक्ट। तो इस तरह से जो है सीपीआईओ के अलावा असिस्टेंट सीपीआईओ भी होगा जो हेल्प करेंगे, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन, स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन to receive application for information or appeals under this act.
लेकिन इसमें ये शर्त है कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आरटीआई एप्लीकेशन यदि स्टेट सेंट्रल या स्टेट असिस्टेंट पीआईओ को जाता है तो 5 डेज जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। A period of 5 days shall be added in computing the period of response। तो 5 दिन जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा यदि एसीपीआईओ या एएसपीआईओ को दिया जाए तो 5 डेज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा, मतलब 30 डेज ना होकर 35 डेज में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। या अपील है तो उसमें भी 5 डेज ऐड कर दिया जाएगा। और सेंट्रल सीपीआईओ या स्टेट सीपीआईओ जैसा भी हो, वो अ, कोई दूसरे ऑफिसर से भी असिस्टेंस ले सकता है। जैसे किसी के पास इंफॉर्मेशन है या कोऑर्डिनेट करना है उसको, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी उससे वो ले सकता है। ये रूल सेक्शन 5 के 4 में लिखा हुआ, सब सेक्शन 4। अब है कि जिससे असिस्टेंस मांगा गया है, जिस ऑफिसर से सीपीआईओ या स्टेट पीआईओ असिस्टेंट मांगा जाता है, तो वो मना नहीं कर सकता है। वो मतलब रेंडर ऑल द असिस्टेंस, वो सारे असिस्टेंस सहयोग प्रदान करेंगे सीपीआईओ को, किसी भी ऑफिसर से यदि मांगा गया है तो। आगे मैं रूल 6 से बताऊंगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग हमें अपना फीडबैक देंगे तो मैं आगे जो है इस तरह का वीडियो बनाते रहूंगा।